हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी इस चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था और ये बताया था कि किस तरीके से सोशियोलॉजिस्ट के लिए और इस सब्जेक्ट में, या आप ये कहें कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए या आम आदमी के लिए भी, किसी कम्युनिटी, सोसाइटी या कंट्री की पॉपुलेशन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर और उसके बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जिसके बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉपुलेशन की नॉलेज की एब्सेंस में किसी भी तरीके का कोई, जब आप कंक्लूज़न, रिज़ल्ट, सजेशन, एडवाइस या कुछ भी आप अपने माइंड में कुछ मेकअप करते हैं कंट्री की पॉलिसीज़ को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के, या फिर सिटीजन्स की किसी प्रॉब्लम को लेकर के कोई, जब आप सोल्यूशन प्रोवाइड करने की, या यहाँ तक कि कभी आप अगर एक कॉमन बहस भी कर रहे हैं, डिबेट भी कर रहे हैं, चार लोगों के बीच में बैठ कर के जब बात भी कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, किसी समस्या पर, पॉलिटिक्स ही ले लीजिए, राजनीति ले लीजिए, चुनावी मुद्दा ले लीजिए, तो यहाँ पर ये जनसंख्या के जो आंकड़े होते हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और उसके जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए बार बार इस बात पर मैं फोकस कर रहा हूँ और जोर डाल रहा हूँ कि पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज होना, इन्फॉर्मेशन होना, उसके कुछ डेटास पता होना और कुछ कॉन्सेप्ट की जानकारी होना, ये हर एक सोशियोलॉजिस्ट के साथ साथ, वो चाहे पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हो, हिस्ट्री का हो या किसी भी चीज़ का हो, ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं, या हम कॉमन सिटीजन्स की बात करें, आप भी चार लोगों के बीच में जब कहीं बैठते हैं तो ये कॉमन सी बात है कि ये वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि किसको नॉलेज ज़्यादा है, किसको कॉन्सेप्ट और डेटा ज़्यादा पता है। तो इससे क्या होता है, उसकी बात में उसका जो भी प्रोवाइड किया गया सॉल्यूशन है उसमें थोड़ा सा वजन होता है, जो होता है कि ये आदमी बहुत जानकारी रखता है और इसकी बात में दम है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर इंडिया का जो है उससे रिलेटेड कुछ फीचर्स की और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आगे और बढ़ने से पहले कुछ ऐसे बीच बीच में कॉन्सेप्ट आएंगे, कुछ चीज़ें आएंगी, अगर हमें उनकी जानकारी नहीं होगी तो फिर बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम उन फीचर्स को और उन कॉन्सेप्ट्स को, उन चीज़ों को समझ लें। सबसे पहले तो एक जो सबसे बड़ा और मेन डेटा बेस्ड एनालिसिस है, और वो है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और रीजन और एनीवेयर। तो डेटा बेस्ड जो इन्फॉर्मेशन है जिसमें टोटल पॉपुलेशन की बात आती है, तो ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है। जनरली आपको पता है कि ये सबसे ज़्यादा अंडरस्टूड भी है। आप किसी स्टूडेंट से बात करें, किसी क्लास में बात करें, या कम्युनिटी में कहीं पर खड़े हैं, बैठे हैं, तो जनरली लोगों के मुंह से निकल आता है भारत की आबादी 121 करोड़ है। ये मान लीजिए अब 10 साल लगभग पूरे हो गए हैं 2011 की जनगणना की, और अब वो जिस ग्रोथ रेट से बढ़ रही थी, माना जा रहा है कि 130 से 131 करोड़ के ऊपर पहुंच चुकी होगी जनसंख्या। तो लोगों के मुंह से ये दो जो सेंटेंस है सुनने में आते हैं, 131 करोड़ की आबादी वाले भारत में। अक्सर कई पॉलिटिशियन भी स्पीच देते हुए या अपने कमेंट देते हुए नज़र आते हैं, तो वो भी ऐसा ही बोलते हैं। या 121 करोड़ अगर 2011 की उसी टाइम पीरियड में जाएंगे जब जनसंख्या की जनगणना हुई थी, तो 121 करोड़ बोल देते हैं। तो इसका मतलब लोगों को काफ़ी कुछ पता है कि पॉपुलेशन कितनी है। इसके बाद ये भी ऑब्वियसली है कि जो मेल प्रोपोर्शन है, जो पुरुष जनसंख्या है वो महिलाओं से अधिक है। ये भी कॉमन है, सबको पता है कि पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा है। जहाँ ये 50% से प्लस में आता है, वहीं पर जो वुमेन टोटल पॉपुलेशन 50% से लेस में आती है। तो वुमेन की जो टोटल पॉपुलेशन है वो मैन के रिस्पेक्ट में कम है कंट्री में। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, अप्रॉक्सीमेट। हाँ, स्टेट बाय स्टेट डिफरेंस ज़्यादा है। कुछ राज्यों में वुमेन की टोटल पॉपुलेशन जैसे बहुत ज़्यादा है, केरला में, वहाँ पर जो आप देखते हैं जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, उसका मतलब ये होता है कि 1000 पुरुषों के बीच में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो केरल जैसे राज्यों में वो ज़्यादा है, अर्थात वहाँ महिलाओं की संख्या, वुमेन की जो प्रोपोर्शन है उनके टोटल
पॉपुलेशन है वो मेल से हायर है, जबकि हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश, ये जो भी राज्य हैं, पंजाब, यहाँ पर ये जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर जो फीमेल की पॉपुलेशन है टोटल वो कम है, कि मेल जो है ज़्यादा है। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये आंकड़े मोटे तौर पर जो होते हैं, जो टोटल पॉपुलेशन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। ये तो मेन है ही, टोटल पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ और द परसेंटेज ऑफ men and women or the male and female in the total proportion, total population of the country and also of the different states. तो ये तो हो गया टोटल पॉपुलेशन की बात। कुछ और टर्म्स हैं, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि अभी कुछ ही देर पहले मैंने बोला सेक्स रेशियो, एक वर्ड बोला, इसका मतलब होता है लिंगानुपात। लिंगानुपात और सेक्स रेशियो, it is the number of female per 1,000 males in any region, area, state of the country। किसी देश में, किसी क्षेत्र में या फिर किसी राज्य में 1,000 पुरुषों के पर ऊपर या 1,000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, ये संख्या जो होती है उस क्षेत्र की या उस देश की लिंगानुपात को या सेक्स रेशियो को डिफाइन करता है। अभी कुछ देर ही पहले मैंने बताया था आपको कि जैसे मान लीजिए कि केरला का लिंगानुपात लगभग इस समय जो पिछले सेंसस के अकॉर्डिंग 1084 है, 1084। इट मीन्स देर आर 1084 फीमेल्स पर 1,000 मेल। 1,000 पुरुषों के बीच में वहाँ पर 1084 महिलाएं, मतलब महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। वहीं पर पूरे कंट्री की बात करेंगे तो कंट्री का जो सेक्स रेशियो है वो लगभग 943 है, और इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि जो महिलाओं की संख्या है पूरे देश में वो पुरुषों से कम है। 943 सेक्स रेशियो, इसका मतलब ये हो गया कि 1,000 पुरुषों के बीच में केवल 943 महिलाएं ही हैं। ऐसे हरियाणा जैसे राज्यों में, पंजाब जैसे राज्यों में ये और भी कम है। ये 943 जो कंट्री का, उससे और नीचे जा कर के वहाँ पर वो 700 समथिंग, 800 समथिंग आ रहा है। तो इसका मतलब उन राज्यों में महिलाओं की संख्या पुरुषों के रिस्पेक्ट में और भी कम है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं। सेक्स रेशियो, लिंगानुपात के बाद में एक और आता है जो बहुत ही ऑब्वियसली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है डेमोग्राफिक स्टडी में, और कहीं पर भी अगर कंपैरिजन करते हैं तो उसको बोलते हैं बर्थ रेट। बर्थ रेट, जन्म दर। इट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1,000 पॉपुलेशन। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1,000 पॉपुलेशन। 1,000 लोगों के बीच में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को या जीवित बच्चों की संख्या को, इसको बोलते हैं बर्थ रेट। मान लीजिए किसी एरिया की पॉपुलेशन 1,000 है और उसके बीच में कितने नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, कितने बच्चों ने जन्म लिया, तो उसको बोलते हैं हम लोग बर्थ रेट। इसको निकालने का आसान सा फार्मूला होता है कि हम लोगों ने टोटल पॉपुलेशन देखी, उसके बाद में किसी ने बच्चों ने उसको टोटल पॉपुलेशन में जन्म लिया और इसका रेशियो निकाल लिया, वो अपने आप में हो जाता है। और 1,000 से मल्टीप्लाई करें तो पर 1,000 में निकल आता है। तो ये बर्थ रेट हो गया। इसके बाद में बर्थ रेट के साथ ही इसी का जस्ट अपोजिट टर्म जो आता है, डेट इज़ द डेथ रेट। नाम से ही पता चल रहा है, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1,000 पॉपुलेशन। 1,000 लोगों के बीच में, 1,000 पॉपुलेशन के बीच में मरने वाले लोगों की संख्या को बोलते हैं डेथ रेट, मृत्यु दर। ये ऑब्वियसली है कि किसी भी कंट्री में, किसी भी रीजन में जन्म लेना, नए बच्चों का जन्म लेना, और कुछ लोगों का, चाहे वो अपनी स्वतः पूरी आयु पूरी करके मृत्यु का जो रीज़न होता है, बूढ़े होकर के मरना, एक्सीडेंट से, बीमारी से या किसी वजह से जितनी भी मृत्यु होती हैं उन सबको जोड़ करके 1,000 लोगों के बीच में जितने लोग मरते हैं उसको हम लोग डेथ रेट डिफाइन करते हैं। और ये भी अंडरस्टूड है
साफ साफ दिखता है कि किसी भी कंट्री में, किसी भी रीजन में मोस्टली ऐसा देखा जा रहा है कि जो बर्थ रेट है, जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या है या जन्म दर है, जिस रेट से बच्चे जन्म ले रहे हैं, वो उस रीजन के, उस क्षेत्र की जो मृत्यु दर है, डेथ रेट, उससे काफ़ी हायर है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, बर्थ रेट और डेथ रेट, जबकि आप ऑब्वियसली और क्लियरली कंफर्म है कि बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट से हायर है, तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो जो प्रोपोर्शन आएगा ना, वो बर्थ रेट का होगा। तो बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा है, डेथ रेट कम है। इन दोनों को डिफरेंस कर दें तो ये जो आता है, ये जो इसमें प्रोपोर्शन आया, ये जो डिफरेंस आया, इसको बोलते हैं ग्रोथ रेट, वृद्धि दर। इस रेट से जनसंख्या बढ़ रही है। मान लिया एक साल में 100 बच्चों ने जन्म लिया और उसी साल में उसी रीजन में 30 लोग मर गए किसी न किसी वजह से। तो 100 में से जब 30 माइनस करेंगे 70 आया, तो ये जो 70 है ना, ये उस एरिया का जो ग्रोथ रेट है। इस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कई मायनों में इससे बहुत सारे रिजल्ट निकलते हैं। बर्थ रेट हाई है तो उसके भी कुछ अपने वैल्यूज़ हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो निकल के आती हैं। बर्थ रेट हाई है, इसका मतलब वहाँ पर पॉपुलेशन में कंट्रोल नहीं हो रहा है, और इसके बाद गवर्नमेंट या तो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, या वहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वहाँ के डेवलपमेंटल या जो भी प्रोग्राम्स हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। हो सकता है उस एरिया में हेल्थ फैसिलिटीज़ और सभी तरीके की जितनी सुविधाएं हैं लोगों के लिए, फूड, वाटर और जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं, ये बहुत वेल और अच्छी कंडीशन में है, जिसकी वजह से वहाँ पर बच्चे मर नहीं रहे हैं और जो है एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में बच्चों का जन्म होता जा रहा है, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी जगह पर ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल जैसी या अवेयरनेस जैसी पब्लिक के बीच में कुछ कमियां हैं, जिसकी वजह से लोग जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि कर रहे हैं, बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, या एक ही वुमेन के कई कई सारे बच्चे हो सकते हैं, जो 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं। तो इसके दोनों रीजन हो सकते हैं। ऐसे ही डेथ रेट में भी आता है, लेकिन डेथ रेट में ऑब्वियसली ये देखा जाता है कि जहाँ की डेथ रेट ज़्यादा होती है तो ये माना जाता है कि वहाँ की गवर्नमेंट स्कीम्स और वेलफेयर जो प्रोग्राम्स हैं, स्पेशली जो हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, वो सही काम नहीं कर रहे हैं। लोग ज़्यादा मर रहे हैं, चाहे बीमारी से, ठीक है, एक्सीडेंट से, किसी वजह से। जो बाल मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट जिसको बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर, ये भी कहीं कहीं ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि बच्चों पर, उनकी माताओं पर बिल्कुल भी गवर्नमेंट और परिवार के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए बच्चे अपनी 1-2 साल की आयु पूरी करने से पहले ही मर जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें ये दिखाती हैं कि डेथ रेट हाई है तो वहाँ पर गवर्नमेंट और लोग जो हैं वो इलेक्टेड हैं, हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, इसलिए ऐसी समस्या आ रही है। और जहाँ पर ये बैलेंस बना हुआ है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों के बीच में बैलेंस लगभग बना हुआ है, तो ये माना जाता है कि सिस्टम ठीक चल रहा है। लेकिन इसका भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि देखिए जो बर्थ रेट है या डेथ रेट है, डेथ रेट को तो मान सकते हैं, इसमें कुछ नेचुरल कैलामिटी, डिजास्टर भी हो सकते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे गवर्नमेंट या सिटीजन्स की मिस्टेक्स हो सकती हैं, हेल्थ को लेकर के उनकी जो केयरलेसनेस है वो भी हो सकती है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा मर रहे हैं। लेकिन बर्थ रेट में आप ज़्यादा किसी को क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बाई नेचर और नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गिविंग बर्थ, इट इज़ द नेचुरल right of the living beings, okay, and controlling of births or controlling of population, it is the step taken by the government or by the citizens themselves. So अब जैसा भी हो, लेकिन ये कंफर्म है कि बर्थ रेट और डेथ रेट, ये पॉपुलेशन ग्रोथ से लेकर के पॉपुलेशन की जो डिक्लाइनिंग है, और यहाँ तक कि पॉपुलेशन में जो स्टेजेस आती हैं, कहीं पर आप देखेंगे आजकल सुनने में आ रहा है कि चाइना जैसे देशों में
बूढ़े लोगों की संख्या, जो वृद्ध कैटेगरी है, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी संख्या ज़्यादा हो गई है। वहीं पर जो वर्किंग पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन है, 15 से जो 40 वाला जो ग्रुप है, ये वहाँ पर मान लीजिए कम है। वैसे 15 से 60 तक माना जाता है वर्किंग एज, और लेकिन मैं यहाँ पर एडल्ट की केवल बात कर रहा हूँ, जो यंग एज में आते हैं, 15 से 40 वाला ग्रुप। ये मोस्टली कंट्रीज़ में कम है, इंडिया में ये बहुत हाई है। तो ये स्टेजेज आती हैं, कभी चाइना में ये बहुत हाई रहा होगा, लेकिन सीधी सी बात है, जहाँ पर कभी बच्चे ज़्यादा होंगे, इस समय अगर ज़्यादा हैं, तो आने वाले दौर में एक टाइम आएगा कि वही बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो यूथ की पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा होगी। अब जब वही बच्चे और बड़े होंगे तो सीधी सी बात है, वहाँ पर ओल्ड और जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। वो तो स्टेजेस आनी ही आनी है, उनको आप रोक नहीं सकते हैं। बच्चे आगे चल के बड़े भी होंगे, फिर वो बूढ़े भी होंगे। हाँ, एक ये है कि अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल करके आ रहा है कि इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन हर किसी एज ग्रुप का, चाहे बच्चे हों, यंग एज हों या फिर ओल्ड एज के हों, ये तीनों स्टेजेस जो हैं, ये डिफरेंट जो एज ग्रुप्स हैं, स्टेजेस हैं, इनका एक बैलेंस बनना ज़रूरी है। अगर 3 डिवीज़न हो रहे हैं पॉपुलेशन में, सोसाइटी में, चिल्ड्रन, यूथ और ओल्ड, तो इसमें लगभग लगभग इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन होना चाहिए। और अगर कभी भी एक ज़्यादा होगा ना, तो आप निश्चित मान लीजिए कुछ टाइम पीरियड के बाद में उसका नेक्स्ट वाला जो होगा वो हायर हो जाएगा, और उसके बैक साइड वाली जो जनरेशन आ रही है वो पॉपुलेशन में कम हो जाएगी एक कंट्री में। तो यहाँ पर ये जो नेचुरल प्रोसेस है बर्थ का और डेथ का, इसको अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो इस तरह की सिचुएशन आएंगी। तो इसको और आगे हम लेकर के चलेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, जिन पर हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे। तो आपने कुछ चीज़ें समझ लिए हैं, अभी और कॉन्सेप्ट हैं, उनको नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तब तक आप इनको रिवाइज़ करते रहिए, स्टडी करिए। दूसरी जो भी बुक्स हैं, रेफरेंसेस हैं, या कहीं से भी आपको मैटर मिलता है इन कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो उसको और डीपली स्टडी करिए। जितना आप इसको समझेंगे ना, तो डेमोग्राफी के साथ साथ सोसाइटी को भी समझने में, उससे जो रिजल्ट निकलेंगे उनको भी समझने में आपको हेल्प मिलेगी। सो करिए ऑन स्टडी। थैंक यू।